अपना प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। जम्मू कश्मीर की सियासत बहुत दिलचस्प हो गई है, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सियासत किस तरफ जाएगी, क्योंकि बीजेपी पीडीपी का गठबंधन टूट गया है। बीजेपी जहां कुछ कारण गिना रही है गठबंधन तोड़ने की, निराशा जता रही है, और बीजेपी का ये कहना है कि हम सत्ता के लालची नहीं, हमारे लिए राष्ट्रहित पहले है और सत्ता की भूख नहीं है कि हम महबूबा मुफ्ती के साथ अपना अलायंस कंटिन्यू करें। तो वहीं महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आप जबरदस्ती हमारे साथ नहीं कर सकते हैं और आप प्यार से पाकिस्तान से बात करिए, हम पर बाहुबल नहीं चलेगा। और साथ ही कल महबूबा मुफ्ती ने यह भी बोला कि हमने 370 धारा जो थी, हमने विशेष राज्य की दर्जे की मांग की थी मोदी सरकार से, शायद इसके बाद से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। खैर, महबूबा मुफ्ती के अपना पक्ष रखा है और बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। इसी बीच ये भी कहा जा रहा है जिस तरह से कि सीमा पार से लगातार जो उल्लंघन हो रहा है सीज फायर का, रमजान के पाक महीने का रमजान का जो पाक महीना था, उस दौरान महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार से कहा था, पीएम मोदी से कहा था कि आप सीज फायर को रोक दीजिए। फिर मोदी सरकार ने यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिया और वहाँ पर रमजान के दौरान भारतीय सेना ने कोई सीज फायर नहीं किया, यानी कि भारतीय सेना की तरफ से कोई गोलीबारी नहीं की गई। लेकिन पाकिस्तान ने लगातार गोलीबारी की, हमारे जवान शहीद हुए। इस बात को कल बकायदा बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि रमजान के पाक महीने में किस तरह से हमारे जवान शहीद हुए। हमने महबूबा मुफ्ती की बात मानी, लेकिन महबूबा मुफ्ती अब ये कह रही कि अमरनाथ यात्रा तक सीज फायर को रोका जाए। ऐसा क्यों रोका जाए? कहीं ना कहीं मुफ्ती की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपको याद होगा बीते साल अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था एक आतंकवादी की तरफ से। उस वक्त मुफ्ती सरकार ने बहुत संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन जो उसमें मारे गए थे, जिन पे हमला हुआ था, सिर्फ संवेदना व्यक्त करने से क्या होता है मुफ्ती जी। और वहीं पूरी बात अगर देखा जाए मुफ्ती के कार्यकाल को, तो महबूबा मुफ्ती अपने कार्य को लेकर इतनी मुझे संजीदा नहीं लगी हैं जितना कि उन्हें होना चाहिए था। मानते हैं कि अलायंस है, अलायंस में आप पे दबाव होता है। जब दो पार्टी मिलकर सरकार चलाती हैं तो उसमें दबाव होता है, आप मेरी मर्जी का करिए, आप मेरी मर्जी का मत करिए। बीजेपी कुछ और कहती होगी और पीडीपी कुछ और कहती होगी, क्योंकि अब जो इनका गठबंधन टूटने के बाद तो यही बातें सामने आ रही कि दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर था, क्योंकि दोनों की सोच बहुत अलग थी। जब दोनों की सोच बहुत अलग थी तो क्या सोच कर बीजेपी ने उस वक्त गठबंधन कर लिया था और क्या सोच के अब गठबंधन तोड़ लिया। साफ आसार दिख रहे हैं कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को अपनी छवि का खतरा है और खुद ये सबसे बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया है कि बीजेपी साल 2019 से पहले अपनी छवि को खराब नहीं करना चाहती थी, और क्योंकि उसको जनता को जवाब देना पड़ेगा। औरंगजेब राइजिंग कश्मीर अखबार के संपादक सुजात बुखारी की हत्या, शहीद जवान जिस तरह से हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, सीमा पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं मोदी सरकार को लेकर घेरा जा रहा है। कठुआ कांड को लेकर मोदी सरकार जमकर घिरे थे, तभी अध्यादेश भी पास हो गया था। तो सोचिए, जम्मू कश्मीर से जो अभी वो चल रही है सियासत, वहाँ की जो आग फैल रही है पूरे देश को कहीं ना कहीं लपेटे में ले रही है। जम्मू कश्मीर हमेशा से संजीदा मसला रहा है, हमारे देश के लिए था, है, और न जाने कब इस मसले का हल निकलेगा ये तो भगवान ही जानता है। जो कि साल 2014 में जब मोदी सरकार को सत्ता पर बिठाया गया तो सबने ये उम्मीद की कि कम से कम जम्मू कश्मीर का मसला, मानते हैं कि एक 5 साल की सरकार और 60 साल की सरकार में बहुत अंतर होता है। कांग्रेस ने क्या कर दिया आज तक? कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कहीं ना कहीं इस पर ठीकरा फोड़ना सही रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मोदी सरकार की गलती है, ये यूपीए की भी गलती है। क्या किया कांग्रेस ने, ये जवाब दे। साथ ही अब मोदी सरकार से जब जनता ने उम्मीद लगाई थी जम्मू कश्मीर में वहां पर सरकार इतना अच्छा प्रदर्शन कर लेगी बीजेपी मोदी सरकार के सत्ता में आते ही, तो उसके बाद फिर बीजेपी ने ऐसे क्यों अपने पैर खींच लिए वहां से सरकार से? गठबंधन किया, वहां पर क्या सोच के गठबंधन किया, क्या सोच के गठबंधन तोड़ दिया? 370 धारा को हटाने को कहा था, अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है, तो फिर कैसे हटेगी वहां पर 370 धारा? जबकि मुफ्ती तो ये कह रही हैं कि वहां पे हमने तो कहा है उसको विशेष राज्य की दर्जे की मांग, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। मुफ्ती जी से सवाल है मेरा कि आखिर वो किस दर्जे की मांग करी? 370 धारा आपके लिए है, आपको इतने करोड़ों का पैकेज मिलता है, वहां पे आप के जो पत्थरबाज है, जो वहाँ पे जो आवाम है वो हिंदुस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाती है, वो हिंदुस्तान को पसंद नहीं करती है, वहाँ पे भारत का झंडा नहीं फहरा सकते हैं। तो क्या आप क्या कर रही थी वहाँ पे और क्या किया आपने? आप अपने 3 साल का खाका बताइए, आपने क्या कर दिया? आप बतौर वहाँ पे महिला मुख्यमंत्री
थी तो आपने ऐसा क्या किया है जिसको गिना जाए कि आपने बहुत अच्छा शासन कर दिया। बीजेपी ठीकरा फोड़ रही मुफ्ती पर, लेकिन बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आखिर आपकी गठबंधन की सरकार थी तो आप मुफ्ती पर ही ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? आपने क्या कर दिया? आप भी तो वहां पे अपनी बातें चला सकते थे, अपनी बातें कह सकते थे, फिर आपने कुछ क्यों नहीं बोला? आप ये कह रहे महबूबा मुफ्ती ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आप क्या कर रहे थे वहां पे? हालांकि इसके लिए राम प्रकाश माधव ये कहते हैं कि हमने तो पूरा विश्वास किया मुफ्ती पर, हमें लगा था कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगी, लेकिन उन्होंने हमारे विश्वास को तोड़ दिया। अब ये कौन सा विश्वास होता है बताइए जरा? आप देश के अधिकतर राज्यों में शासन कर रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर पता है इतना संजीदा मसला, तो आप कैसे मुफ्ती के सहारे काम कर सकते हैं? आपको खुद वहां पर इंटरफेयर करना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था वहां पे। अभी बीते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरंग का उद्घाटन करने पहुंचे, फिर राजनाथ सिंह अभी हाल ही में पहुंचे थे जम्मू कश्मीर। उसके बाद से ऐसा क्या हो गया कि कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ये जो दो केस आए हैं ना, औरंगजेब शुजात बुखारी की, कोई माने या ना माने, ये दो केस महबूबा मुफ्ती पीडीपी यानी वो बीजेपी गठबंधन पर भारी पड़े हैं। ईद के पाक त्योहार से पहले 2 मुस्लिम शख्स की मौत कुछ यही दर्शा रही है। पत्थरबाजों की ईद के दिन भारत के खिलाफ नारेबाजी करना, पत्थरबाजों का पत्थर फेंकना का क्या दर्शा रहा है? और सबसे बड़ी बात, हमारे देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आखिर कर क्या रही हैं? बतौर रक्षा मंत्री वो कर क्या रही हैं? ये जवाब चाहता है पूरा मुल्क निर्मला सीतारमण से। ये जवाब चाहता है पीएम मोदी से कि आखिर आपने क्या सोचकर उन्हें रक्षा मंत्री बनाया और क्या सोचकर वो काम कर रही हैं। अगर देश के कई रक्षा मंत्रियों का जिक्र किया जाए तो निर्मला सीतारमण की कार्यशैली मुझे थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि उनके पास कार्यकाल करने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो मिला था वो क्या कर रही हैं ये सोचना पड़ेगा। रीसफल हुआ और उन्हें बीते साल रक्षा मंत्री बनाया गया। समय उनके पास, मुझे पता है कि वो इतनी, लेकिन उनके पास जो है उस दौरान वो क्या कर रही हैं। औरंगजेब के मसले को लेकर कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण डर गई। विरोधी लगातार कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण सबसे कमजोर रक्षा मंत्री हैं। शायद इस बात का आभास हो गया है बीजेपी को, शायद इस बात का आभास निर्मला सीतारमण को भी हो गया है, तभी तो वो औरंगजेब से मिलने पहुंची, उनके घर, माफी चाहूंगी, उनके घर वालों से मिलने पहुंची। क्योंकि औरंगजेब के पिता हनीफ ने साफ साफ धमकी दी थी, 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था मोदी सरकार को, कुछ करो वरना मैं खुद ही बदला ले लूंगा पाकिस्तान से। उनके और भी बच्चे हैं, उनके जो 2 बेटे हैं वो भी साफ साफ कह रहे मैं सेना में भर्ती होऊंगा और मैं मुजरिमों से बदला लूंगा। पिता की रो रो के आंखें नम हो गई, माँ रो रो कर कलेजा फट गया माँ का। लेकिन मोदी सरकार, पीएम मोदी ने कोई बयान नहीं दिया। सोचिए था, पीएम मोदी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया और वहीं निर्मला सीतारमण सांत्वना देने पहुंच गई औरंगजेब के घर वालों को। घटना कब घटी थी? 16 जून। आज तारीख कितनी है? 20 जून। 4 दिन में क्या कर रही थी निर्मला सीतारमण? ये घटना घटी, उन्होंने ये सांत्वना देना पहुंची, गठबंधन टूटा, उसके बाद सीतारमण वहां पहुंची। हर किसी के मायने हैं और खुद पता है यहाँ पे सीतारमण को कि खुद वो भी एक बतौर रक्षा मंत्री खुद को सही से साबित नहीं कर पा रही हैं। मैं आपको खबर दिखाऊंगी कि आखिर क्या कहा है औरंगजेब के घर पहुंच के रक्षा मंत्री ने। ये देखिए तस्वीर सामने आई है, ये औरंगजेब के पिता हैं, ये उनकी माँ हैं और ये उनके भाई और उनके जो बाकी रिश्तेदार हैं। और यहाँ पे देखिए सेना के जवान खड़े हुए हैं। बीते दिनों आतंकियों की तरफ से किडनैप में मारे गए सेना के जवान शहीद औरंगजेब के परिवार से मुलाकात करने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण आज जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंची थी और निर्मला ने यहां औरंगजेब के घर वालों से मुलाकात की और निर्मला ने काफी देर तक औरंगजेब के पिता से बात की। शहीद औरंगजेब के परिवार से मिलने के बाद निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज मैंने औरंगजेब के परिवार के साथ समय बिताया, ये परिवार पूरे देश के लिए प्रेरणा है। निर्मला सीतारमण जी, समय बिताइए मत, समय बिताने के लिए आप वहां नहीं पहुंची थी। आप ये बताइए आपकी सरकार कर क्या रही है? एक शहीद जवान मारा जाता है लगातार सीमा पर, वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? मोदी सरकार कहते हैं एक सर के बदले 10 सर लेकर आएंगे, क्या रहे हैं? खाका उठा के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीज फायर के उल्लंघन और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं मोदी सरकार में। आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बहुत अच्छा किया, आपने मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं वो बताइए। आप वहां समय बिताने के लिए नहीं गई हैं निर्मला सीतारमण जी, आपकी भी जवाबदेही तय होगी कि आपने बतौर रक्षा मंत्री ऐसा क्या काम कर दिया कि आप रक्षा मंत्री बनने लायक हैं। विरोधी अगर सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन सवालों में दम है। आपसे देश की जनता भी जानना चाहती है कि आप बतौर रक्षा मंत्री ऐसा क्या कर रही हैं जो आपको अप्रिशिएट किया जाए। सवाल बहुत हैं और इन सब सवालों का जवाब आपको अगले साल वोट की ताकत से मिलेगा अगर आपने अपने आप को साबित नहीं किया बतौर रक्षा मंत्री तो। क्योंकि हमारे लिए हमारे जवान की शहादत बहुत अनमोल है, आपके लिए भी है। लेकिन जैसा कि पिता हनीफ ने भी कहा था, उनका स्टेटमेंट सामने आया था अपने बेटे की मौत पर, बेटे की शहादत पर, माफी चाहूंगी मैंने मौत बोल दिया, बेटे की शहादत पर,
कि उन्होंने कहा था कि जो सियासतदार है वो अपनी सत्ता के लिए भारतीय जवानों को शहीद करवाते हैं, उनको मरवाते हैं। कहीं ना कहीं पिता हनीफ की जो दर्द भरी बातें निकली हैं, इस सोचने पे कहीं ना कहीं सियासतदारों पे सवाल खड़ा कर रही हैं कि असल में ऐसा होता भी है, क्योंकि हम सत्ता की रोटियां सेकते हैं और हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। हम कूटनीति करते रहते हैं, हम डिप्लोमेसी करते रहते हैं, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, बातचीत बंद कर देंगे, फिर शुरू हो जाएगी, फिर वहां से प्रदर्शन होगा, फिर शुरू हो जाएगी। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग, बताइए किस तरह से क्या कर क्या रही है मोदी सरकार, ये बताएं। 5 साल आपको मिले हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 5 साल में बहुत कुछ कर जाएंगे, आपको और शासन की जरूरत है। जब 7 साल कांग्रेस नहीं कर पाई तो 5 साल में क्या कर पाएंगे। हालांकि काम ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने भी किया, काम आप भी कर रहे हैं, लेकिन जिन उम्मीदों के साथ आपको बिठाया गया शायद वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं। ये देखिए, सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भी उनके परिवार से मुलाकात की थी और जम्मू कश्मीर में सीज फायर खत्म होने से एक दिन पहले आतंकियों ने सेना के जवान औरंगजेब को मार दिया था। और राइफलमैन औरंगजेब के पुंछ जिले के सलानी गांव में भारत समर्थक और पाकिस्तानी विरोधी नारों के बीच उनको सुपुर्दे खाक किया गया था। ये आप तस्वीर देख सकते हैं बकायदा कि उनका सिर्फ इतना ही बयान सामने आया है कि वो औरंगजेब के घर वालों से मिलकर बहुत खुश हैं, ये उनका बयान सामने आया है। लेकिन कहीं ना कहीं निर्मला सीतारमण जिस तरह से मिलने पहुंची हैं वो दर्शा रहा है कि वो डर रही हैं, वरना घटना तो 16 जून के पहले की थी। निर्मला सीतारमण अलायंस टूटने के बाद क्यों पहुंची औरंगजेब के घर। समय हो सकता है उनके पास समय ना हो, उनके पास बहुत काम हो, लेकिन कुछ तो बात है, तभी वो औरंगजेब के घर पहुंची आज और उनके घर वालों से मुलाकात करके कह रही हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। समय मत बिताइए, कहीं समय आपका ना निकल जाए, जो कि अगले साल लोकसभा चुनाव है और इसी वजह से आपने गठबंधन तोड़ा है। सबको समझ में आता है और देश की जनता अपनी वोट की ताकत से जवाब देगी। फिलहाल आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, कल होंगे आपके सामने फिर हाजिर, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।